संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों को गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख निराश्रित गोवंश को सरकार के संरक्षण में आज संरक्षित किया गया है। 3 प्रकार की स्कीम चल रही हैं और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रति गौवंश 1500 रुपये हर महीने गाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती और मिलेट्स का श्री अन्न का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी क्षमता अर्जित की है। आपके और संजय निषाद की सेहत को मत देखिए, उन विभाग ने भी प्रगति की है। गन्ना देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% आज के दिन पे उत्तर प्रदेश कर रहा है उत्पादन, देश के अंदर नंबर 1। 2000 से लेकर 2017 तक कुल 2,14,000 गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, 2,14,000 करोड़ का। और पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर 3,05,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में गया है, यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आधे समय में, यानी 17 वर्ष में जितना दिया गया था उससे भी 90,000 अधिक धनराशि हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के खाते में से दिया है। 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। अब 400 रुपया प्रति कुंटल गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम कर रहे हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर होता था आपके समय में, 182 करोड़ लीटर हो रहा है, देश के अंदर नंबर 1 पर। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम में शुगर इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है, यानी अन्नदाता किसान एक चीनी मिल को एश्योर्ड वायर फास्टर पेमेंट इसके माध्यम से वह सुनिश्चित कर रहा है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हमारे गन्ना मंत्री भी लगे हुए हैं, अन्नदाता किसानों के लिए और गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए अच्छा बीज उन्हें प्राप्त हो सके। और इसीलिए छाता चीनी मिल के लिए भी, बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने, मोरौना के लिए पिछली बार हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की थी, बजट में भी व्यवस्था की है। इन चीनी मिलों के भी पुनरुद्धार और उनको एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 कृषि वैज्ञानिक अलग अलग सेक्टर के, वो एग्रीकल्चर का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, वेटनरी का भी है, अलग अलग उससे वेबल का भी है, उन सभी और आज के दिन पे 89 ऐसे केंद्र कृषि विज्ञान पर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना, यह हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं पे है, क्योंकि अन्नदाता किसान जो उत्पाद करे प्रदेश और देश की आवश्यकता के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट हो सके। इसके लिए कृषि वैल्यू चेन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, इन सबको भी व्यापक पैमाने पे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हर खेत को पानी नहरों और पाइपलाइन के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 31 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। किसानों सिंचाई के लिए आपने देखा होगा कि जितने निजी नलकूप थे उनको हमने फ्री में बिजली की व्यवस्था की है। और इस बार ट्यूब जो नलकूप चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने, जो डीजल से संचालित होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कार्य और लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क के निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है।
डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम को सशक्त किया है और डिजिटल गवर्नेंस ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति के समय को भी 3 से 4 सप्ताह से घटाकर के 5 मिनट करने में सफलता प्राप्त की है। यानी इस समय काफी काम हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी बजट में हम लोग इस पे काफी चर्चा भी करेंगे कि सरकार अन्नदाता किसानों के लिए और कौन से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अन्नदाता किसान को तो इसका लाभ मिल ही रहा है और आपके जनपद से ज्यादा कौन इसको जानता है। नेता हमारे पांडे जी, आपके जिले तो काला नमक चावल, आज उसकी ब्रांडिंग हो रही है। उस दिन सिद्धार्थनगर के एग्जीबिशन में आपने देखा होगा काला नमक चावल की पैकेजिंग कैसे अलग अलग एफपीओज के द्वारा की गई थी, कैसे वो पहुंचा रहा है। थोड़ा उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो वो और उत्साहित होंगे। हाँ, उसको भी कर रहे हैं। ओडीओपी, यह उत्तर प्रदेश की, जो आप उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों की आप बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की उसी एमएसएमई सेक्टर के लिए उसकी ब्रांडिंग का एक माध्यम है, जिसको प्रधानमंत्री जी लोकल तो ग्लोबल की बात करते हैं, ये उसी का माध्यम बना है। और आज इसी का परिणाम है कि इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसको आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट यूपी के अंदर बनाए जाते हैं, उनमें 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यानी अब वैश्विक ग्लोबल मार्केट में उनको अपनी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे वहां जाएंगे, आराम से वहां बिक सकते हैं, वहां पे कोई समस्या उनके लिए नहीं है। और हम लोगों ने इस बार इसको और तेज करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की भी घोषणा की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, हर जिले का एक विशिष्ट भोज, और उसको भी इस दिशा आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। इनमें 3 करोड़ 11 लाख लोग काम कर रहे हैं। पांडे जी, कोरोना कालखंड में जो लोग अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, आज उसमें से ज्यादातर लोग यूपी के अंदर ही एमएसएमई यूनिट में काम कर रहे हैं। अब ये बाहर कम जा रहे हैं, यूपी में ज्यादा कर रहे हैं। और उन सभी को हम लोगों ने यूपी बॉर्डर से उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बस की सेवा प्रदान की थी। लॉकडाउन में भी क्वारंटीन के दौरान 1 महीने के लिए पूरा राशन की व्यवस्था की और उसके बाद फिर राशन कार्ड बना करके उनको फ्री में राशन की सुविधा के साथ जोड़ा। एमएसएमई सेक्टर में ये सर्वाधिक रोजगार, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है यूपी के अंदर। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को आपकी सरकार के समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक प्रकार से मृत सा कर दिया गया था। एकदम ना उनके पास डिजाइन थी, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनकी कोई ब्रांडिंग होती थी, ना गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट प्राप्त होता था। और उल्ट इंस्पेक्टर राज के नाते कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग जाते थे, कहीं पे कोई और जाके प्रताड़ित करता था। आज हम लोगों ने उन सबको उससे मुक्त करके 1000 दिनों तक कोई भी एमएसएमई यूनिट लगाता है, एनओसी की आवश्यकता नहीं, अपनी यूनिट लगाइए, चलाइए, 1000 दिनों तक औपचारिकताओं को पूर्ण करते रहिए। कहां भेदभाव है? आप कह रहे हैं भेदभाव कर दिया, कहां भेदभाव है? ये भेदभाव है क्या? ये भेदभाव नहीं है, ये तो सबका साथ और सबका विकास यही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में जो 3 करोड़ 96 लाख 3 करोड़ 11 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहा है, स्वावलंबन की स्थिति में और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी। उन सबका प्रयास होता है तब उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है। उसी प्रयास के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। मैंने कहा भी था, रूल ऑफ लॉ,
विकास की गारंटी है, पहली गारंटी है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा उसका अधिकार होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम उसको सुरक्षा देंगे, ये सरकार की गारंटी है। कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर उसको भी याद होगा कि कानून के साथ खिलवाड़ की कीमत क्या होती है। सरकार इसमें कोई समझौता नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी, और इसलिए सरकार इस बात की गारंटी देती है। परिणाम है यूपी के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे का जाल है, एयर कनेक्टिविटी तेजी के साथ बढ़ी है, इनलैंड वाटरवे अभी 22 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। याद करिए ना, आपके समय में मेरठ दिल्ली की दूरी इसको तय करने में 3-4 घंटे लगते थे। आज ये डबल इंजन की सरकार ने 12 लेन के हाईवे के साथ जोड़ा है दिल्ली मेरठ को। 12 लेन, 12 लेन का रैपिड रेल से जुड़ने जा रहा है। 12 लेन का हाईवे हो या रैपिड रेल, मात्र 45 मिनट में दिल्ली के अंदर आ। हमने तो दूरी की है, ये दूरी तो आप ही ने बढ़ाई है, और आपकी पार्टी दूरी बढ़ाने में माहिर है। ये दूरी केवल एक कस्बे से दूसरे कस्बे के बीच ही नहीं, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में भी, और भाई भाई में भी एक खाई को आपने चौड़ा किया है। 17 से पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नीयत थी, न सुरक्षा थी, और असीम संभावनाओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश निवेश से वंचित रहता था। आज उत्तर प्रदेश में फेयरलेस बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस है। आज उत्तर प्रदेश नई पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर SSS की गारंटी दे रखी है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुरक्षा भी है, स्थिरता भी है और गति भी है। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस से आज पॉलिसी स्टेबिलिटी की एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तर प्रदेश ने तय किया है। 34 से अधिक हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज है। निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उद्यमी मित्र है। इसने उद्योगों की सेवा के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण को प्रदेश के अंदर तैयार किया है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके समय में यूपी 14वें स्थान पर, आज देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी दमदारी के साथ खड़ा है। देश का पहला राज्य यूपी है जिसने व्यापार सुधार के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है। जितने भी उसके मार्ग में बाधा थे सबको हटाया है। डिरेगुलेशन रैंकिंग आज यूपी देश के अंदर नंबर 1 पर है। तभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू हमने किया है। डीक्रिमिनलाइजेशन द्वारा हमने 13 राज्य अधिनियमों और लगभग 99% अधिक प्रावधानों को हम लोगों ने यूपी के अंदर समाप्त किया। आप कह रहे हैं कि ये आपराधिक, हम तो आपराधिक प्रावधान से कर रहे हैं। आप पता नहीं गैंगस्टर से इतने भयभीत क्यों हैं। गैंगस्टर तो वैसे भी अब 3 नए कानून लागू होने के बाद तो उसकी प्रासंगिकता बहुत न्यूनतम रह गई है। 17 के पहले 1947 से लेकर के 17 तक कुल 14,000 कारखाने थे, और इन 8 से 8 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर के 31,000 से ज्यादा हुई है। इंडस्ट्री फर्स्ट एंड
इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों की एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में सामने आया है। एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापार रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम, और पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर ये जो 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इन 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज पूछिए ना देश के उन राज्यों से जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उसमें बजट पे बोलेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं, वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है, और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करे तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। और इसीलिए अब यूपी एमएसएमई और स्टार्टअप के एक नए हब के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हब के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर 65% यूपी के अंदर हो रहा है। कोई सोचता था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश भर के जितने बनते हैं 55 से 60% यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और उत्तर भारत की पहली फैब यूनिट सेमीकंडक्टर 1962 से देश प्रयास कर रहा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से यूपी में हम पहली यूनिट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पहले मैंने कहा यूपी अब ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी का एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान को भी बनाया है। ये यूपी का एक नया मॉडल है। और यह मॉडल, आप स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो बोलने के पहले हम देखें तो रिजल्ट क्या है। आप लंबी चौड़ी बात करें और रिजल्ट कुछ ना आए, क्या फायदा है? क्या फायदा है? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी में तो आपके जिले के भी बच्चे कालकल्पित होते थे। और इंसेफ्लाइटिस का जो टेन्योर था पूरा आपने देखा होगा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कभी उन बच्चों का हालचाल लेने के लिए कोई नहीं गया, कोई देखने के लिए नहीं गया। उपचार और उनकी सुविधा अलग बात है। आज मैं कह सकता हूं कि जब कभी
उन बच्चों को बचाने की बात आएगी तो वास्तव में ये श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप के में यूपी गवर्नमेंट को प्राप्त होगा। ये बीजेपी और एनडीए की डबल इंजन सरकार को प्राप्त होगा कि इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। यानी ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य के बारे में कह रहे थे, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ये हमारी सरकार ने बनाया। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़ के 81 हुई है। 81वां मेडिकल कॉलेज अमेठी में प्रारंभ हो चुका है। हम कुछ नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उस दिशा में भी हम आगे प्रयास कर चुके हैं। 2 एम्स चालू हो चुके हैं, सुपर स्पेशलिटी के कुछ नए उन मेडिकल कॉलेजेस में सभी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और डायलिसिस की बात कर रहे थे, डायलिसिस हर जिले के अंदर फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हर जिले के अंदर है। 5,46,00,000 आयुष्मान गोल्डन कार्ड यूपी ने जारी किए हैं। राजा भैया यहां पे अभी बता रहे थे, विधायक निधि से भी उसको रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको रिलैक्स करके इस ढंग से करेंगे कि इन गंभीर बीमारियों में माननीय विधायकगण जरूरतमंदों को पैसा दे सके। यद्यपि मेरे पास कोई भी विधायक सिफारिश करता है, हम लोग बिना किसी चेहरा देखे हुए उसको पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी की मौत, किसी का मजहब देखा गया है। हर जरूरतमंदों को पैसा मिलता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं। आईसीयू और आप कह रहे थे ना, नहीं, वो बीच में हम लोगों ने एक सख्ती की थी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की शिकायत आई थी। उस हॉस्पिटल्स की शिकायत में जब यहाँ पांडे जी ने भी यहाँ पे मुद्दा उठाया था, तब मैंने इसकी जांच कराई थी। लेकिन हम लोगों ने उन हॉस्पिटल्स को उससे बाहर किया, लेकिन जो मामले पेंडिंग थे उन सबको फिर से हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई। नहीं, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं किया गया है। हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर हमें भी देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमानेपन को रोकना पड़ेगा। CGHS का जो रेट है उसके अनुसार अगर सरकार पैसा दे रही है तो उनको भी कुछ रिलैक्स करना होगा, और सरकार उसमें बाकी भुगतान उपलब्ध करवाएगी, हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि ये पैसा ना मेरा है ना खन्ना जी का है, ये पैसा इसकी जनता का है और ये पैसा उसको प्राप्त होना ही चाहिए। आपने पैरामेडिक्स की बात की, देखिए पैरामेडिक्स में हम लोगों ने 41,868 पैरामेडिक्स की अब तक भर्ती की है, जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में ज्वाइन किया है। और इसके पहले जो चिकित्सा शिक्षा में भर्ती हुई है ये 4,110 से अधिक है। कुल मिलाकर 45,978 यह कुल हेल्थ सेक्टर में ही हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन में अब तक की भर्ती है। कोई कोताही सरकार के स्तर पर नहीं, और सरकार इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करती। अब आईसीयू हैं, मिनी आईसीयू हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, ब्लड बैंक हैं, डायलिसिस है, ऑक्सीजन प्लांट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से 108 और 102 की एम्बुलेंस के माध्यम से इन सेवाओं को और तेज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
अब हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थ टेक, इन सब पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बजट में भी हम लोगों ने इसमें कुछ घोषणा की है, तो उसमें भी इन सब मुद्दों पे ये भी चीजें आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया था, तो उसको मैं इसलिए बोल रहा कि इस पे भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में यूपी सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं होगा, बल्कि फार्मा प्रोडक्शन का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी एक केंद्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी ने आज ललितपुर में एक फार्मा पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने कहा होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव लखनऊ में किया था। देश भर के टॉप, दुनिया के जितने बड़े टॉप के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी बड़े उद्यमी थे, वे सब लखनऊ आए थे। पहली बार बहुत सारे लोग पहली बार लखनऊ आए थे। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल से जुड़ी हुई सभी चीजें सस्ते में और क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो सके, ये भी यूपी के अंदर, हम गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस पर हमारा काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। ये चीजें यूपी के अंदर हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये सभी कार्य यूपी के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में भी अपने कार्य को आगे बढ़ा दिया है। ये कंपनी यहां पे यूपी कर इन चीजों पर गवर्नमेंट की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे थे। 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है। 2017 के पहले वुमेन वर्क फोर्स यूपी के अंदर ये कुल 13% थी, 12 से 13%। आज ये 36 से 37% है, 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी कामकाजी महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यूपी पुलिस की ही मैं बात करता हूं। यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज ये संख्या 44,000 पहुंची है। 44,000। और आपके समय में तो एक कहावती प्रचलित थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। तो अब उसमें हम महिला शक्तिकरण के लिए आपसे क्या बात करें। आज सुरक्षा से समृद्धि और एम्प्लॉयमेंट से एक्सीलेंस तक आत्मनिर्भरता, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप दे रही है। 9 लाख सरकारी नौकरी अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इनमें 1,75,000 जो संख्या है, ये केवल महिलाओं की समर्पित है। जो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्थ ग्रुप और लखपति दीदी को एक मजबूत इकोसिस्टम, कृषि सखी, हर ग्राम पंचायत में कृषि सखी बैंकिंग के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आप कह रहे थे कि गहना पहन करके कोई महिला निकल सकती है। आपके समय में तो दिन में नहीं निकलती थी, अब तो नाइट शिफ्ट में महिलाएं उद्योगों में और कार्यालयों में काम कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह की योजना में भी बेटी की शादी को लेकर के 1 लाख सरकार दे रही है। आप लोग भी जाइए, आपको मना थोड़ा किया जाता है। उन शादियों में जाना चाहिए, कन्यादान करने में योगदान देना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो बहुत बड़ा दान माना गया है। हाँ नहीं, आप जाइए, क्या बात कर रहे हैं, बुलाना क्या है उसमें। आप अपना बोलिए। देखो, पात्रता के हिसाब से आप नाम सेलेक्ट करके बोलिए कि भाई हम कराना चाहते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जाइए, 100 लोगों का चयन करिए, प्रशासन को बोलिए, वे आपको उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, प्रशासन के लोग उसमें सहभागी बनेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है। ये चीजें हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति को इसमें जाने का अधिकार भी है, हर जनप्रतिनिधि को जाने का अधिकार भी है। महोदय, लोगों के लिए जो जरूरतमंद थे उनको पेंशन मिले,
इसमें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको स्वयं एक आतिथेय के रूप में वहां पर कन्यादान के लिए खड़ा होना चाहिए। आप लोग ये आप लोगों की समस्या है कि खाली हाथ, सच वो ठीक बोल रहे हैं पाणी जी, उनको पुरानी याद आ गया उनको, आपके समय क्या करते थे आप। महोदय, वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांगजन यूपी के अंदर 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इसको बहुत जल्दी बढ़ाने जा रही है। हमने बजट दे दिया है। खन्ना जी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, परसों जब बोलेंगे तो एक घोषणा भी ये भी कर देंगे कि कितना बढ़ाने जा रहे हैं। दिव्यांगजन, आपके समय मात्र 300 पेंशन मिलती थी, आज हम 12,000 रुपए इसको सालाना दे रहे हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। इस बार तो हमने बेटियों के लिए ई ट्राईसाइकिल की भी घोषणा कर दी, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल भी घोषणा की। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से के खातों में भेज रहे हैं। आपके समय में वो 300 रुपया जाता था, 6 महीने में एक बार जाता, उसमें भी आधा ही उसको मिल पाता था। आज डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जाता है और हर एक जरूरतमंद को उसके हिसाब से हम लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधा का लाभ दिया है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा, जिन जरूरतमंदों के पास अपने आवास नहीं, उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिनके पास आवास के पट्टे नहीं, उन्हें आवास के पट्टे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तुष्टीकरण की मॉल से उभार करके आज प्रदेश को संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ाया गया है। 60 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है, एक एक आवास। हाँ, आप 20,000 देते थे, हम लोग 3.5 लाख आप केवल समाजवादी पार्टी के कैडर के लिए समाजवादी आवास देते थे। एक गरीब को इंदिरा आवास योजना में मात्र 20,000 रुपया था, 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपया देते थे और वह पूरा नहीं होता था। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार, नगरीय क्षेत्रों में 2.5 लाख देती है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, शौचालय निर्माण के लिए 12 से 15,000 रुपए अतिरिक्त और मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी के बराबर भी मानदेय उसे उपलब्ध करवाया जाता है। यानी जो अब ये जो पहली योजना थी, आगे उसी योजना को हम लोग विकसित भारत जी राम जी के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं और यह कार्य हुआ है। और इसका परिणाम क्या है कि 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। इस बार भी हम लोगों ने जो बचे हुए लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, निर्माण श्रमिक हैं, इनके लिए भी एक नई स्कीम को हम लेके आए हैं। बजट भाषण में उसकी भी घोषणा कर, इसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। महोदय, आज आप स्किल डेवलपमेंट ITI की बात कर रहे थे। ये व्यावसायिक शिक्षा में आता है, तकनीकी शिक्षा में नहीं। तो व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री तो आप भी रहे हैं यूपी के अंदर, ITI की तो आप जानते हो। हाँ, तो ये व्यावसायिक शिक्षा वही है और इसमें हम लोगों ने अब आज की जो नई तकनीक है, मॉडर्न तकनीक जिसको आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जुड़े हुए अन्य सेमीकंडक्टर का है, डेटा साइंस का है, इन सभी उभरे हुए सेक्टर में रोबोटिक का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में भी हम लोगों ने नए सेंटर विकसित किए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के हम लोगों ने
हर जनपद के 2-2 ऐसे ITI को इस नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके और फिर उसको हम एक हब एंड स्पोक मॉडल पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अधिक से अधिक नौजवानों को इसमें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, वह आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में देशवासियों को एक नई शिक्षा नीति दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी उन्नयन इसका मुख्य आधार है और इस दिशा में अब हमारे टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसमें अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। माध्यमिक शिक्षा के भी हर जनपद के पहले चरण में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनको इन सभी कोर्सेज के साथ जोड़ रहे हैं, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको सशक्त बना सकते हैं। उसके माध्यम से उनको डाटा उपयोग करने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए भी हम एक कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को स्वावलंबन अग्रसर करने के लिए CM युवा उद्यमी स्कीम जैसी योजनाएं भी हम लोगों ने लागू की हैं। आपको याद होगा कि 24 जनवरी 2024 हमने इसको लॉन्च किया था और अब तक 1,10,000 नौजवानों को इस योजना के माध्यम से मार्जिन मनी 10% देते हुए इंटरेस्ट फ्री, गारंटी फ्री लोन उपलब्ध किया जा चुका है। हाँ, इसकी योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि उसमें नौजवानों को चयन और उनका प्रशिक्षण आवश्यक है और तभी वह सफल हो सकता है। इसमें नौजवान रुचि ले रहे हैं, ये नए उद्यमी बन रहे हैं। ऐसी स्कीम लोगों ने महिला उद्यमियों के लिए की है। बजट भाषण में उसकी चर्चा होगी, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार के द्वारा काम किया गया है, वह यहाँ पर हम लोग तेजी के साथ इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। महोदय, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब को प्रभावी ढंग से आज प्रदेश के अंदर लागू करने में हमें सफलता प्राप्त की है। 20,000 से अधिक हमारे पास स्टार्टअप यूपी के अंदर वर्तमान में काम कर रहे हैं। 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश के युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत को आज प्रदर्शित कर रहा है। आज इन सभी प्रयासों में परिणाम क्या है? जो युवाओं को प्रदेश के अंदर, आज जो आप पलायन की बात कर रहे थे ना, पलायन इसलिए था क्योंकि यहां रोजगार नहीं था, कर्फ्यू था। कर्फ्यू और क्राइम से यूपी मुक्त हुआ, परिणाम हुआ कि यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट आया, यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट आया। यूपी आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फेब यूनिट के बारे में सोचता था, आज यूपी के अंदर लगने जा रही है। आपने बजट भाषण में सुना होगा, देखा होगा, जब खन्ना जी ने यहां पे यूपी डाटा अथॉरिटी की बात की, जब वे अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करेंगे। अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो डाटा सेंटर क्लस्टर उसकी पहली जरूरत पड़ेगी। आज यूपी उस दिशा में काम कर रहा है, उसको लीड कर रहा है देश में। ऐसा नहीं कि हम पीछे हों, देश के अंदर अगणित 3 राज्य होंगे, उनमें यूपी एक राज्य है। आज वह यूपी है, पिछले 9 वर्ष के अंदर बदला है। आज परिणाम क्या है? जो 19% बेरोजगारी की दर थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज वह 2.24% तक रह गई है। ये परिणाम है यूपी के अंदर। आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं, तो आपको सब यही लगता होगा। देखो, कूप मंडूप इसी को कहते हैं। कुएं के मेंढक को अगर हम लोग समुद्र में फेंक देंगे ना तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि समुद्र क्या है। और स्वामी विवेकानंद चर्चा करते हैं ना कि समुद्र का मेंढक एक बार कुएं में रहा, तो कुएं के मेंढक से पूछा, कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा समुद्र से। कहा ये क्या होता है? कहा बहुत बड़ा होता है। कहा कितना बड़ा? उसने छलांग लगाई इस कोने से उस कोने तक।
कहा इससे इतना बड़ा? उसने कहा इससे बड़ा। उसने एक और बड़ी छलांग लगाई। अब कुएं के अंदर कितनी बड़ी छलांग लगाएगा? तो उसने कहा इससे बड़ा? कहा कि नहीं उससे बड़ा, उससे भी बड़ा। कहा झूठ बोल रहा है। उसने कहा भी एक बार अब मैं कैसे बोलूं, तो मैं तो यहां गिरा हुआ हूं, कैसे बोलूं? तो यही स्थिति उस कूप मंडूक की तरह आप लोगों की स्थिति हो गई कि आप लोगों ने अपने समय तो किया नहीं। अब कोई जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है, आप लोगों को ये बुरा लग रहा है और विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि किया नहीं, करने का अभ्यास ही नहीं। क्योंकि करने के लिए तो व्यक्ति के लिए फुर्सत चाहिए। मैं आ रहा हूं उस पे भी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, प्रतिभा का सम्मान, यह भविष्य की गारंटी है। प्रदेश में डबल इंजन सरकार शहर से गांव तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। ये हमारा जो मंत्री है ना, खेल मंत्री हमारा यादव ही है। देखो ना, अरे एक ही नहीं, और भी रामचंद्र यादव कहां गए? हाँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। एक ही यानी आधा ही इतना काम कर दे रहा है। आप जितना नहीं कर पाए, आप लोग जितना नहीं कर पाए 4-4 बार में, आधा ही इतना कर दिया है कि पूरी समाजवादी पार्टी डूब जाएगी उसी में। आज खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो कृष्ण भक्त हैं, दुर्योधन भक्त हैं। शहर से गांव तक, हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो। और अब तो सरकार ने तय किया है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और 2036 के भारत की ओलंपिक की दावेदारी को ध्यान में रख करके हर डिवीजन यानी मंडल मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज, हर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी एक खेल में यूपी के नौजवानों को इस योग्य बनाओ प्रतियोगिताओं में। और जहां पे हुआ है, आपके गाजीपुर में हुआ है, गाजीपुर नौजवान आज खेल में, हॉकी में ललित उपाध्याय, राजकुमार, उसी गाजीपुर की देन है, वाराणसी की गाजीपुर की देन है। समाजवादी पार्टी के समय नहीं हुआ, पैसा उन्हीं यादव ने दिया है, उन्होंने दिया है। मैं क्या कर रहा हूं, आप हम कर रहे हैं ना, यूपी के अंदर हर एक जगह को हम दे रहे हैं। और हमने प्राइवेट एकेडमी को भी धनराशि देनी प्रारंभ की और उसी तहत, उसी पॉलिसी के अंतर्गत गाजीपुर की भी उसको हमने जोड़ा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में प्राइवेट एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे अच्छे खेल के खिलाड़ी वहां से निकले हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपने इन सभी खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में मेडल जीतेंगे, उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी है। डिप्टी एसपी, तहसीलदार और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हम लोगों ने उन्हें। खेल का बजट पर्याप्त बजट है, बजट की कमी नहीं है। 500 से अधिक नहीं, यूपी गवर्नमेंट का अपना बजट है। खेलो इंडिया के साथ हम जोड़ते हैं, तब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा उसका वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छी दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज की है और देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट यूपी के अंदर प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें बसेज के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। जो राष्ट्रीय बाजार है उसमें उत्तर प्रदेश की उपस्थिति 19% है। तिपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में 40% भागीदारी
यूपी की है। फेम 1 और फेम 2 का प्रमुख लाभार्थी यूपी है। एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन और देश में 700 अधिक इलेक्ट्रिक बसेस का वर्तमान में संचालन हो रहा है। उद्योगों के साथ मिलकर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, ईवी रेडी, ये सभी अपने आप को तैयार कर रही है। महोदय, ये लोग विकास के बारे में क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी और विकास। गोमती रिवर फ्रंट, कुल डीपीआर था 300 करोड़ का, 1400 करोड़ खर्च हो गया, काम ही नहीं हुआ, अधूरा। जेपीएनआईसी, कुल डीपीआर था 200 करोड़, 800 करोड़ खर्च हो गया, तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लैंड ली ही नहीं, टेंडर अवार्ड है। टेंडर अवार्ड होने के साथ ही लोगों ने जब देखा कितने का है, तो उस समय नई सरकार आई थी। हम लोग इस बात को मानते थे कि टेंडर ठीक ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए होंगे। हम लोग ये मानते थे प्रोग्रेस हो रही होगी। 6 महीने के बाद जब मैंने इसका रिव्यू किया, भाई क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है, पता लगा जीरो। क्यों जीरो है? लैंड ही नहीं है। हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया, कार्रवाई आगे बढ़ाई, टेंडर निरस्त किए। टेंडर निरस्त करने के बाद जब हम लोगों ने 2 वर्ष के बाद टेंडर किए, तो ठीक 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर आया। हम बहुत चक थे। मैंने पूछा भी पहले कितना आया था, बताया गया 15,200। तो मैंने कहा 15,200 2 वर्ष पहले भी, 2 वर्ष के बाद 15,200 क्यों, क्या कारण है? तो मैंने पूछा उस समय कि भाई क्या फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड साथ मंगाई गई? कहा नहीं साहब, अलग अलग। मैंने कहा इसको निरस्त करो, एक साथ मंगाओ, इसको और रिलैक्स करो। उसको रिलैक्स किया गया। हमने 110 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव रखा, क्योंकि सेमी बुलेट ट्रेन को हम ही से चलाएंगे। अभी जो प्रस्तावित हो रही देश के अंदर जो कॉरिडोर नए बनने जा रहे हैं, उन सब के लिए तैयारी हमारी उसी देश से चल रही है। वाराणसी से जोड़ने के लिए लैंड स्टेट उपलब्ध करवाएगा। हमारे पास लैंड है, लेकिन जब हमने कहा कि मंगाओ, अलग अलग नहीं, एक साथ मंगाओ, तो 15,200 करोड़ का वो टेंडर जो इन्होंने किया था 2 वर्ष पहले, दिसंबर 2016 में जो अवार्ड किया था, वही 18 में जब उसी के टेंडर हुए थे, 11,800 करोड़ का आया। 3,500 करोड़ कहां जा रहा था? ये है इनका मॉडल। ये विकास की बात करेंगे, यानी कभी जेपी और लोहिया ये समाजवाद के आदर्श माने जाते थे। इन्होंने देश में बराबरी का और सामाजिक न्याय की वकालत की थी। ये दोनों महान नेता थे, दोनों ने इसकी वकालत की थी। आज वही समाजवादी संपत्ति और संतति इसका बन गया है। लोहिया इसके विरोधी थे। जो समाजवाद त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़ी करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। ये लोग उसकी बात करते हैं जहां कभी लोहिया और जेपी की पुराने शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष किया था,
आज वही समाजवाद समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करने का एक माध्यम बन गया है। पाणी जी, आप जो बोल रहे थे वो हमें बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जातीय संबोधन से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को संबोधित करने से बचें तो अच्छा होगा। नहीं, मैंने इसलिए गिलाया अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उसकी पूजा होनी चाहिए, और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजूपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था, और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन्होंने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसे मिलना चाहिए, लेकिन जातीय वैमनस्यता ये समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में आने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर, आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास, और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4 कहा, लेकिन 4 नहीं है, यूपी के अंदर 6 सिटी मेट्रो के साथ वर्तमान में जुड़ी, और चीनी 7वां सिटी प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद मेरठ भी हो जाएगा। देश के अंदर कहीं को इतनी इस संख्या में नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोपवे वहां इसलिए चलाया जा रहा है। रोपवे पौराणिक सिटी है, हाँ वो भी चल रहा है। अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा देने दीजिए ना, इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी, लॉजिस्टिक का भी एक बड़ा केंद्र अब यूपी बनने जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारे इनलैंड वाटरवे हैं, इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, ये भी यूपी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के किसानों की सब्जियां, इन खाद्यान्न को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और अब हमारा जेवर का एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट कैसे होना चाहिए? 12,000 एकड़ लैंड में वो एयरपोर्ट बन रहा है। 12,000 एकड़ लैंड, 5 रनवे होंगे। यह कार्य यूपी के अंदर आज चल रहा है। 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं। 5 पे हम काम कर रहे हैं, और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब इसमें एमआरओ, एक्सप्रेसवे के किनारे एविएशन आधारित इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सभी चीजें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये सभी चीजें आज यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी के अंदर आपने कहा कि मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय यूपी के अंदर एक मॉडल है। आप लोग गरीबों के लिए नहीं कर पाए, बच्चों के लिए नहीं कर पाए,
अगर इसका नमूना देखना है, आप जाइए अटल आवासीय विद्यालय को देखने के लिए, बिना भेदभाव के, हर जाति, हर मत, हर मजहब के बच्चे, क्या प्रतिभा है उनके, क्या चमक है उनके चेहरों पर। बच्चों को जाके देखो ना, ये यूपी की प्रतिभा है, इसको कल तक पैर में जूते नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बने हुए अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। 10,000 बच्चे एक साथ उत्तर प्रदेश के इन विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हर जिले में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय हम लोगों ने पहले चरण में दे दिए हैं, और हम इस श्रृंखला को वहीं तक सीमित नहीं रख रहे हैं, इसको हम नीचे स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहते हैं, न्याय पंचायत स्तर पर। इसलिए हम चाहते हैं वहां मिले बच्चों के लिए केवल विद्यालय नहीं होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी होने चाहिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये व्यक्ति के नाम में नहीं है, ये मुख्यमंत्री के नाम पे। मुख्यमंत्री कोई भी होगा, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पदेन है। हाँ, अटल आवासीय विद्यालय ही है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय बनाए हैं। ये यानी डे स्कूल होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय ये निराश्रित बच्चों के लिए और बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि वे काम करते हैं, खानाबदोश जिंदगी कैसे जीतते हैं आज की सिटी में, कल वहां तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनके बच्चों को वहां लाकर के पढ़ाया जा रहा है। और अच्छे हमने वहां पे शिक्षक रखे हैं, ये सभी कार्य वहां पर हो रहे हैं। इसी तर्ज पर आज सीएम कंपोजिट विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आप तो क्या दुर्गा प्रसाद जी, आप क्या शिक्षक थे क्या? दुर्गा प्रसाद यादव जी, आप क्या शिक्षक थे? आप कुछ थे, शिक्षक वगैरह थे, किसान थे? हाँ, किसान थे कि शिक्षक थे? किसान। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा, देखो मैं एक सच्चाई बताऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपकी सरकार के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे। एक स्टेशन पे मुझे जाना था, तब तक उत्तर प्रदेश के ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। मुझे कहा गया कि अच्छा, वो मंच पे भी गए तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा आप ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाषी होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती, जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका सह मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? वहां नकल नहीं करते तो क्या करते? और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज प्रोजेक्ट अलंकार से, देखिए होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव होता है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कहानी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताऊं, मेरे प्रमाण है, उसके प्रमाण है। देखो हम इस सदन में आ रहे हैं तो उन बातों को बोलते हैं जो पांडे जी जैसे व्यवहारिक बात कर रहे थे, वही व्यवहारिक बात में बोल रहा।
वही व्यावहारिकता है। लेकिन एक भाव होता है, हम में से कोई भी व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, भाई हम लोगों के समय में पब्लिक स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस थे, उन्हीं कॉलेजेस में सभी लोग पढ़े थे। एक भाव होता है समय के अनुसार, उनके पास पैसा नहीं है, कभी किसी व्यक्ति ने पैसा देके बना दिया, आज संसाधन नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनमें कुछ सहयोग करके को ठीक करें? प्रबंधन में कब्जा करने की प्रवृत्ति तो हमने सुनी है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे आकर के करे इस काम को, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और हम लोगों के मन में है कि हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो कर, एक विधायक जो करता है, कम से कम 6 लाख लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, 6 से 8 लाख लोगों को वह लीड करता है, लीडरशिप देता है। उतने लोग तो उसको देखते हैं, लेकिन अच्छा काम करेगा तो पूरा जनपद उसको जानेगा। हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आप लोगों ने उन विद्यालयों के कायाकल्प को जोड़ा, आज उसके परिणाम है। नीति आयोग ने इसको स्वीकार किया। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी ये काम हो रहा है। मैं तो एक दिन औरैया गया था, वहां एक विद्यालय में इंटर कॉलेज, बड़ा इंटर कॉलेज बहुत अच्छा बना था। चुनाव के दौरान में 19 में भी और 22 में भी वहां गया था, तो वो भवन ऐसे ही था। तो मैं एक दिन वहां गया था कृषि गोष्ठी में, तो मैंने कृषि गोष्ठी के पहले देखा, मैंने भवन वैसे तो मैंने कहा, वहां के डीएम से पूछा, मैंने कहा भी ये भवन में कहीं से पैसा नहीं मिला है क्या? मैंने कहा प्रबंधक कौन है, प्रिंसिपल कौन है, थोड़ा बुलवाना मेरे सामने थोड़ी देर में, मैं अभी बैठक से आता हूं। वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया मैंने, विधायक, एमएलसीज थे, माननीय सांसद थे, मैंने बुलवाया, वो भी थे मेरे सामने। मैंने प्रबंधक से पूछा, मैंने कहा हम प्रोजेक्ट अलंकार एक योजना चलाई है, जिसमें माध्यमिक स्कूलों में जो पुराने विद्यालय हैं उनमें 75% पैसा सरकार दे रही है, 25% आपको देना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास 25% भी नहीं है। मैंने कहा जनप्रतिनिधियों से लिखवा के दे दीजिए। उन्होंने कहा कौन जनप्रतिनिधि देगा? मैंने विधायकों से कहा, मैंने कहा 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 30 लाख हो जाएगा, ताकि 1 करोड़ रुपए सरकार इनको अपने आप ही दे देगी। 1 करोड़ में कम से कम रंग रोगन और मरम्मत तो कर देंगे, इतनी भव्य भवन को ठीक तो कर लेंगे, बच्चा कोई भी होगा प्रदेश का पढ़ेगा। और प्रोजेक्ट अलंकार ये सरकार चला रही है। हम अब तक 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस को और एडेड कॉलेजेस को अलग अलग जनपदों में दे चुके हैं, और माननीय जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार बन चुके हैं। उसके कोई भेदभाव नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का करेंगे, विपक्ष का नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, जो भी आता है विद्यालय सबको दीजिए, दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अलंकार भी सरकार बना रही है। यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज, अरे आपकी सड़क बन गई है, आप चकाचक करिए, वजन कम कर लीजिए तो सड़क में गड्ढे कम पड़ेंगे। टेंडर हो गया, वो भी काम जा रहा है। सब वही आज ही बोल देंगे तो फिर परसों क्या बोलेंगे? आपकी सड़क बन गई है, अभी भी आप जो है वही कर रहे हैं, लेकिन सड़क में गड्ढे आपके कारण ही ज्यादा पड़े हैं। वजन कंट्रोल करिए आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। महोदय, आज प्रोजेक्ट अलंकार, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल और इसके अंतर्गत अन्य जो योजनाएं हैं, ये सभी हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए भी आज प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक पॉलिसी बना दी गई है। निजी क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय बनाना चाहेगा, आज लगभग 52 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में भी बन चुके हैं। एक मंडल, एक विश्वविद्यालय, इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है।
जहां नहीं थे वहां नए विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं और उसमें भी लोगों ने कार्य किया है। रिजल्ट एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना, औद्योगिक निवेश को बढ़ाने का परिणाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 84,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था आपके समय में, वह बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचा है। लगातार वह बढ़ रहा है और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप कुछ बातें आपने कही और हम लोग उस दिशा में आगे यद्यपि बोलना नहीं चाहते थे और हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इस पे हम लोगों को बहुत बोलना पड़े। आपने बहुत सारी चीजें यहां पर कही हैं और बहुत सारी चीजों को तो आपने स्वयं ही उसको कंट्रोडिक्ट भी किया है। पैरिक्स के बारे में भी हमने कहा, यहाँ पे आपके सामने कहा है, अन्य विधायक निधि के बारे में भी आपने कहा है, अन्य चीजों के बारे में भी कहा है। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने पहले भी कही कि और क्यों समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिषपीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है। मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उद्घोष उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है।
यानी जो तो बाहर ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं? और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं? हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं। यानी SIR कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं, कि SIR की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक ESD, जो अब तक आंकड़े जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, शिफ्टिंग एंड डेथ, इनमें 2,88,00,000 से अधिक लोग सामने नहीं आए हैं जिन्हें SIR का फॉर्म नहीं भरा है। इनमें से 46,23,000 तो केवल मृतक हैं जिनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 1,39,00,000 ये वे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड है, उनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 47,000 डुप्लीकेट है। लगभग 80 लाख ये एब्सेंट है, यानी इसका मतलब वो है ही नहीं, या उनको जबरदस्ती नाम बना करके बढ़ा करके कर दिया, और बाकी कुछ अन्य श्रेणी के हैं। 2,88,00,000 अब तक आए हैं। दूसरा, फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते, अच्छा कार्य नहीं होने देते।
ना अच्छा काम है ना अच्छा काम करने देंगे। और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज जिस ओर हम गए हैं, मैंने बताया ना कि 2013 में कुंभ था और कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और माघ मेला में 21 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। कल परसों अंतिम स्नान होगा, यानी यद्यपि माघ मेला तो केवल माघी पूर्णिमा तक होता है। यह है सरकार की सुविधा और सुरक्षा पे विश्वास। आप लोक माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, IR के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए। देश बारे में सोचिए। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया था, सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के दिया था और भावी कार्य योजना को लेकर के दिया था। अगर आप लोग सुने होते थे प्रश्न संभवतः मुझसे नहीं करते, लेकिन आपने दिया तो मैंने उसका जवाब देने का भी प्रयास किया है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मजबूती के साथ कह सकता हूं कि इसका हमारा उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, एक गरीब का सम्मान है, किसान खुशहाल है, बहन और बेटियों में सुरक्षा का एहसास है और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। गांव में बिजली है और हर हृदय में एक गौरव की अनुभूति भी है। और यह है आज का उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक राम राज्य का एहसास उत्तर प्रदेश के वासियों को कर रहा है। विरासत और विकास साथ साथ चलेंगे। ये जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमने तय किया है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने, उस अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और उसी अभियान के क्रम यह अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया। मैं एक बार फिर से उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्हें इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए, विचार इस सदन में रखे, सदन की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रख करके उन सभी बातों को रखा। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं श्री राज्यपाल जी के द्वारा किए अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किए हैं, उससे यह सदन सहमत है। जो माननीय से पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय से इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित हुए माने हैं अस्वीकृत समझे जाएं। प्रश्न ये है कि यह सदन श्री राज्यपाल के भाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल दल के एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 9 फरवरी 2026 को दिया था, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या, अतः ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 26। मेरा निवेदन, क्योंकि मेरे को काफी माननीय सदस्यों ने कल